नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। सीधे आपको यूपी की राजधानी लखनऊ लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव है। जयंती के अवसर पर हम सब स्वतंत्र भारत के नए शिल्पी, जिन्होंने 1947 में अखंड भारत की आज के स्वरूप को प्रदान करने में महती भूमिका का निर्वहन किया था, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती के पूर्व इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। हम सब जानते हैं, भारतीय मनीषा ने वैसे भी कहा है, स्वास्थ्य के बारे में जो लक्षण उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में बताए हैं और स्वास्थ्य के कारण क्या कुछ हम कर सकते हैं, स्वस्थ व्यक्ति क्या कर सकता है, वह हर भारतवासी उसके महत्व को समझता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ए रन फॉर यूनिटी, न केवल हमारी एकता दौड़ है बल्कि स्वस्थ रखने के लिए भारतीय मनीषा के उद्घोष को भी चरितार्थ करने का एक माध्यम है। आरोग्य के देव के जयंती के अवसर पर हम इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं, खासतौर पर तब, यद्यपि यह कार्यक्रम 31 अक्टूबर को प्रस्तावित था, लेकिन दीपावली के आयोजन के साथ पूरे समाज के जुड़ने के कारण हमें इस दौड़ को 2 दिन पूर्व आयोजित करना पड़ा और आज हम रन फॉर यूनिटी के साथ जुड़ रहे हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है, जब पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के कार्यक्रम में प्रवेश कर रहा है। 31 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक वर्ष भर लौह पुरुष के 150वें जन्म दिवस के कार्यक्रम पूरे देश के अंदर भी, पूरे प्रदेश के अंदर भी अलग अलग रूप में आयोजित होंगे। वे वर्तमान भारत के शिल्पी हैं। अखंड भारत के शिल्पी के रूप में पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्मरण करता है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखता है। वे देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, प्रखर सेनानी थे, आजादी के आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे और जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत में जो ब्रिटिश सत्ता भारत को अलग अलग भागों में बांटना चाहती थी, उस षड्यंत्र को बेनकाब करने और देश के अंदर तमाम उन 563 से अधिक रियासतों को, जिनमें बहुत सारी रियासतें ऐसी थी जो भारत गणराज्य में मिलने को उस समय तैयार नहीं थी, लेकिन अपने सूझबूझ से, अपने दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के कारण अंततः चाहे वह जूनागढ़ का नवाब रहा हो या फिर हैदराबाद का निजाम, इन सबको भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के दृढ़ प्रतिज्ञ के सामने नतमस्तक होना पड़ा था और ये सभी क्षेत्र भारत गणराज्य के हिस्से बने। बहनों और भाइयों, 563 से अधिक रियासतों का भारतीय गणराज्य में शामिल होना और अखंड भारत का यह स्वरूप आज जो हम सबके सामने है, पूरा देश उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पिछले 10 वर्ष के अंदर जिस एकात्मता के भाव के साथ जुड़ करके आज एक आत्मनिर्भर
और विकसित भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। इसकी नींव में राष्ट्रीय एकता और अखंडता हम सब के लिए सर्वोपरि है। आज इस अवसर पर हम सब जहां इस राष्ट्रीय एकता दौड़ का हिस्सा बन रहे हैं, वहीं इस दौड़ के पहले हर व्यक्ति को एक शपथ भी लेनी है। वह शपथ जो राष्ट्रीय एकता की होगी, अखंडता की होगी, आंतरिक सुरक्षा की होगी, क्योंकि अगर देश की सुरक्षा पर कोई सेंध लगा रहा है, एक सजग नागरिक के रूप में हम मौन बने नहीं बैठ सकते। केवल सुरक्षा बलों के जवानों के भरोसे नहीं, सुरक्षा बल के बहादुर जवान अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं, लेकिन एक नागरिक कर्तव्य के रूप में हम सबका भी दायित्व बनता है कि हम भी इस राष्ट्र रूपी यज्ञ में अपना योगदान दें। उस योगदान का निर्वहन करने के लिए आज हम सब इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को धन्वंतरी जयंती और धनतेरस की हृदय से बधाई देता हूं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती में प्रवेश करने के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि। तो अब लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंडिया गेट पर स्थित मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में नेशनल यूनिटी डे पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान रन फॉर यूनिटी यानी एकता दौड़ का आयोजन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान कहा कि ये न केवल भारत की एकता के लिए एक संकल्प है, बल्कि ये विकसित भारत के लिए भी एक संकल्प बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में एकता दौड़ आयोजित करने का फैसला किया। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि इस बार 31 अक्टूबर को दिवाली का त्योहार है, इसलिए 31 की बजाय आज 29 अक्टूबर को धनतेरस के पावन अवसर पर रन फॉर यूनिटी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद थे। तो 6 तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज रन फॉर यूनिटी रेस का आयोजन देश भर के अलग अलग शहरों में किया जा रहा है। इस दौरान मोदी सरकार ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी रेस का जगह जगह आयोजन किया जाता है। अब की बार हालांकि 31 अक्टूबर को उनकी जयंती है, इस वजह से 29 अक्टूबर को इस रेस का, इस दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो बच्चे हैं वो रन फॉर यूनिटी में प्रतिभाग कर रहे हैं। इस बार 31 अक्टूबर दीपावली पर्व के दिन आती है, इसलिए निर्णय किया गया है कि जिसको भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय किया है, वो 31 अक्टूबर की एकता दौड़ को हम 29 तारीख को आज धनतेरस के पवित्र दिन पर आयोजित कर रहे हैं। 31 अक्टूबर 2015 से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई ने महान सरदार पटेल की याद में देश की एकता और अखंडता के लिए पूरे देश को संकल्पित करने के लिए एकता दौड़ का आयोजन करने का फैसला किया और तब से लेकर आज तक पूरा देश एकता दौड़ से न केवल देश की एकता और अखंडता के लिए संकल्पित होता है, उस दिन अपने आप को भारत माता की सेवा में
पुनः समर्पित भी करता है। और आज जब हम एकता दिन की एकता दौड़ के लिए सब एकत्रित आए हैं, तब ये एकता दौड़ सिर्फ भारत की एकता का संकल्प नहीं रहा है, अब ये एकता दौड़ विकसित भारत का संकल्प भी बन चुका है। क्योंकि हमारे सामने देश के प्रधानमंत्री जी ने सन 2047 में जब भारत की आजादी की एक शताब्दी होगी, उस वक्त एक पूर्ण विकसित राष्ट्र का संकल्प इस देश के नागरिकों के सामने रखा है। और एक ऐसा भारत जो हर क्षेत्र के अंदर समग्र विश्व में प्रथम हो, ऐसा भारत रचने का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने रखा है। वहीं प्रयागराज से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। सपा प्रत्याशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। SC/ST एक्ट के तहत एक मामला दर्ज हुआ है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी पर एफआईआर दर्ज हुई है। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने पर यह मामला दर्ज हुआ है। गंगानगर जोन के सराय इनायत थाने में यह मामला दर्ज हुआ है। इस दौरान बसपा के विधानसभा अध्यक्ष राजकुमार गौतम ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। यानी उपचुनाव से पहले गहमा-गहमी बढ़ती जा रही है। प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, क्योंकि जिस तरह से यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें प्रयागराज की फूलपुर सीट भी शामिल है, ऐसे में फूलपुर में समाजवादी पार्टी ने मुस्तफा सिद्दीकी को चुनावी रण में उतारा है। हालांकि इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। बीएसपी के विधानसभा अध्यक्ष राजकुमार गौतम ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। तो SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का उनके ऊपर आरोप लगा है। बसपा के विधानसभा अध्यक्ष राजकुमार गौतम ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में उपचुनाव से पहले गहमा-गहमी बढ़ती हुई जा रही है। यूपी की प्रयागराज की फूलपुर सीट पर उपचुनाव होना है, जहां से समाजवादी पार्टी ने अब मुस्तफा सिद्दीकी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं चुनाव से पहले हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। सपा प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी पर एफआईआर दर्ज हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। आसिफ, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है मुस्तफा सिद्दीकी, उन पर एफआईआर दर्ज हुई है, आखिर क्या वजह एफआईआर दर्ज होने के पीछे और किसने एफआईआर दर्ज कराई है? जी बिल्कुल लिया। समाजवादी पार्टी के मुस्तफा सिद्दीकी फूलपुर से उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। मुस्तफा सिद्दीकी 3 बार से विधायक रह चुके हैं। अगर बात करें उनके ऊपर एफआईआर की, तो पिछले दिनों एक जनसभा दी, जिसमें मुस्तफा सिद्दीकी ने दलितों को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया था, जिस पर बसपा के एक नेता ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है और यह कहा है कि इससे कहीं न कहीं जो है दलित समुदाय के लोग हैं आहत हुए हैं। हालांकि इस मामले में मुस्तफा सिद्दीकी ने माफी भी मांगी है सार्वजनिक तौर पर, और यह कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनकी तरफ से कोई आपत्तिजनक या विवादित बयान दलित समुदाय को लेकर नहीं दी गई। फिलहाल मुस्तफा सिद्दीकी को लेकर अब पूरी तरह से गहमा गहमी है, सियासत बढ़ चुकी है। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा, समाजवादी पार्टी के लिए पीडीए के फॉर्मूले ने काफी ज्यादा काम किया। उपचुनाव में भी पीडीए के तहत ही उतरने की रणनीति अखिलेश यादव की थी, लेकिन अब जब उनके जो फूलपुर से प्रत्याशी है मुस्तफा सिद्दीकी, जैसा आपने भी कहा कि मंच से उन्होंने दलित समुदाय को आहत करने वाले शब्दों का प्रयोग किया, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, तो क्या हुआ अब इस पीडीए का? किस तरह से डैमेज कंट्रोल यहाँ पे अब किया जाएगा? देखिए, बड़बोलापन और बयानबाजी जो विवादित रहती है, उससे कहीं न कहीं जो है चुनाव भी प्रभावित होता है और साथ ही साथ टेंशन भी बढ़ती है। अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने पीडीए प्लस का फार्मूला अपनाया है, यानी कि दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक को साथ लेकर इस चुनावी बैतरणी को पार लगाने की पूरी रणनीति तैयार की है। लेकिन जिस तरह से फूलपुर में
मुस्तफा सिद्दीकी यानी सपा प्रत्याशी की तरफ से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। इससे कहीं न कहीं दलित समुदाय काफी आहत है और इसका असर 9 सीटों पर पड़ सकता है। दलित वोटरों का समाजवादी पार्टी से दूरी बन सकती है, छिटकाव भी हो सकता है। हालांकि अब मुस्तफा सिद्दीकी सफाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, माफी भी मांग रहे हैं। लेकिन अब यह बात आगे बढ़ चुकी है। मुस्तफा सिद्दीकी का यह मामला थाने पर पहुंच चुका है, पुलिस भी एक्टिव हो चुकी है और कहा जा रहा है कि जल्द ही पुलिस पूछताछ भी करेगी। और बिल्कुल आसिफ, सवाल यही कि जिस तरह से अब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी पर एफआईआर दर्ज हुई है इस मामले में, अब आगे पुलिस क्या कुछ एक्शन ले सकती है उनके खिलाफ? जी बिल्कुल, जिस तरह से एफआईआर दर्ज कराई गई है बसपा नेता की तरफ से, अब पुलिस इस मामले में तफ्तीश करेगी और जो बयान वायरल हुआ था उसकी कॉपी अपने पास लेगी और साथ ही साथ मुस्तफा सिद्दीकी को पूछताछ के लिए भी थाने बुलाएगी। और यह जो प्रक्रिया होती है काफी लंबी प्रक्रिया होती है। पुलिस विवेचना के दौरान लोगों से पूछताछ भी करती है, गवाह इकट्ठा किए जाते हैं, एफआईआर कर्ता को बुलाया जाता है। फिलहाल जिस तरह से यह एफआईआर हुई है कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए टेंशन वाली एफआईआर है, क्योंकि जिस तरह से दलितों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव दम भर रहे हैं। दलित वोटर्स भी काफी ज्यादा निर्णायक हम एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि हमने लोकसभा में इसका उदाहरण देखा था आसिफ की जो मायावती का जो कोर वोट बैंक था वो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया था और यही वजह था कि समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन यूपी में अच्छा रहा। अब अगर जिस तरह से उपचुनाव पर सभी की निगाहें हैं, 9 सीटों पर उपचुनाव होना है जिसमें प्रयागराज की फूलपुर सीट भी शामिल है, अब अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, दलित समाज को आहत करेंगे, तो क्या माना जाए कि इससे किसको नुकसान? देखिए, जिस तरह से उपचुनाव में दम भरा है सपा ने और समाजवादी पार्टी दलित आरक्षण संविधान को लेकर एक अभियान चला रही है, खासकर दलितों को जोड़ने के लिए। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से फूलपुर के सपा प्रत्याशी ने एक बड़ा बयान दिया, जाति सूचक बयान है और इस बयान से अब जो है कहीं ना कहीं टेंशन भी बढ़ गई है सपा प्रत्याशी की। लेकिन अगर बात करें तो जिस तरह से दलित वोटर निर्णायक भूमिका में है, क्योंकि दलित वोट बैंक जिधर जाएगा वह प्रत्याशी प्लस में रहेगा। और खासकर इसी अभियान के तहत समाजवादी पार्टी ने दलितों को जोड़ने के लिए जिस तरह से बिल्कुल, यानी पीजीए का राग अलापने वाली समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो खुद ही पीजीए में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब क्या कुछ एक्शन सपा प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी के ऊपर लिया जाता है वो देखना अहम होगा और उससे किस तरह से यूपी में समीकरण बनते हैं और बिगड़ते हैं वो भी देखना काफी खास होगा। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं झारखंड में शराब घोटाले मामले में ईडी का एक्शन जारी है। इसी सिलसिले में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी हो रही है। दरअसल झारखंड में सरकारी शराब ठेकों में घोटाले का आरोप लगा है। इस मामले में ईडी की ये छापेमारी राज्य में अलग अलग जगहों पर चल रही है। जानकारी के मुताबिक आईएएस विनय चौबे समेत कुछ अधिकारियों के घर छापे भी पड़े हैं। उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के घर भी छापा पड़ा है। वहीं इसके साथ ही घोटाले के आरोपों में घिरे अधिकारियों के चार्टेड अकाउंटेंट्स के घर भी छापे पड़े हैं। छत्तीसगढ़ में कथित तौर पर हुए 2050 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में रायपुर की आर्थिक अपराध शाखा ने मामला दर्ज किया था। इस मामले में छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के साथ साथ झारखंड के आईएएस और तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे को भी आरोपी बनाया गया है। इसके साथ ही घोटाले के आरोपों में घिरे अधिकारियों के चार्टेड अकाउंटेंट्स के घर पर भी छापे पड़े हैं। छत्तीसगढ़ में कथित तौर पर हुए 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में रायपुर की आर्थिक अपराध शाखा ने मामला दर्ज किया है। वहीं पाकुंड विधानसभा सीट से अकेले
अकील अख्तर ने आजसू पार्टी से इस्तीफा देकर सपा के टिकट से नामांकन कर कांग्रेस को चुनौती दी है। जबकि आपको बता दें कि पाकुड़ कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। इस बार विधानसभा चुनाव बदलाव के बयार है। अब देखना यह होगा कि पाकुड़ विधानसभा में किसका डंका बजेगा और कौन विकास होगा। हमारे संवाददाता ने बातचीत की सपा प्रत्याशी अकील अख्तर से, आपको सुनाते हैं। चरण का नामांकन को लेकर के जो है लगातार यहाँ प्रत्याशी अपने नामांकन भर करके अपनी दम भर रहे हैं। वैसे में हम बात करेंगे पाकुड़ विधानसभा से। इस बार जो है सपा के प्रत्याशी हैं अकील अख्तर जी, जो इस बार पाकुड़ विधानसभा की जो कांग्रेस की किला है वो फतह करेंगे, और फतह किस तरीके से करेंगे ये भी हम जानेंगे। चूंकि अब लड़ाई तो सीधी सीधी से है पाकुड़ की जो दिख रही है, वैसे में क्या रणनीति है? हमारी राजनीति हमारे पब्लिक है। मैंने रणनीति की बात कही सर। हाँ, पूरी तैयारी है जनता की, जनता की तैयारी है। जनता ने तैयारी कर चुके हैं और आपने देख लिया कि कल मैं 4 बजे टिकट मिला, मुझे कल 4 बजे टिकट मिला और आज ने पाकुड़ की जमीन को हिला दिया है ना। नहीं, गलत तो नहीं कह रहा इंशाल्लाह। ये हमारे जनता, पाकुड़ का जनता ने अपना प्रूफ दे दिया। मैं सोचा भी नहीं था, ये सोचा नहीं था कि ये सैलाब कहाँ से आएगा। मैं खुद ही नहीं अभी ऐसा पूछ रहा था मैंने कि सैलाब आया कहाँ से, कैसे हुआ है। मैं तो कई घंटा के अंदर सब पूछे ना, मैं कहीं गया भी नहीं, कोई आदमी हमारा नहीं जा सकता गांव में नहीं। इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए मीटिंग किया, लेकिन इतनी भीड़ कहाँ से आ गई। असल में हमारा पब्लिक का जो इरादा था कि ऐसी पार्टी का टिकट मिले जिससे सभी वर्ग का आदमी कूद पड़े आकर के, समझ रहे? ये पार्टी का तमन्ना इरादा था मेरा, यहाँ के जनता अकील अख्तर को ऐसी पार्टी का टिकट मिले जो हर वर्ग का एक दिल में जो तमन्ना था अकील अख्तर का, सब का अल्हम्दुलिल्लाह। कोई कहे कोई कास्ट का आदमी को पूछिए कि अकील अख्तर के बारे में आज तक कोई उंगली उठा सकता है। आज किया है मैंने। ये सबसे मैं तो यहाँ के हर वर्ग के लोग धन्यवाद देता हूँ कि अकील अख्तर पर कोर्स नहीं दे सका आज तक, कोई नहीं दे सका है। अखिलेश यादव जी ने आप पर भरोसा जताया है, वैसे में क्या लगता है कि पाकुड़ विधानसभा की सीट जो है सपा की झोली में जाएगी इस बार? हमारा जनता आज साबित कर दिया कि अखिलेश जी आप निश्चिंत रहे। झारखंड में आपका हो गया, खुद कर दिया। साफ है, उन्होंने साफ तरीके से कहा कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से पाकुड़ विधानसभा पर सीट पर जो अकील अख्तर पर जो भरोसा जताया है, निश्चित रूप से जो आज जनसभाएं और जिस प्रकार से लोगों का हुजूम, ये साफ तस्वीर दिखाता है कि निश्चित रूप से आने वाला 2024 का रण में पाकुड़ विधानसभा में परिवर्तन की लहर देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय कुमार। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।